हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक है, अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, पढ़ाई करते रहो, और क्या चाहिए। ठीक है। सो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग लेक्चर 1 कर चुके हैं, डिस्कस किए हैं। लेक्चर 1 में क्या क्या था? बेसिक टर्म्स थे रिलेटेड टू दी थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि सिस्टम क्या है, ठीक है, और बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है। जनरली हम लोग का सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है, हीट का फ्लो को हम लोग डिस्कस करते थे, कैसे फ्लो करता है, कौन से सिस्टम में करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड योर क्लोज सिस्टम। ठीक है, देन हम लोग क्या डिस्कस किए थे? प्रोसेस के बारे में, स्टेट फंक्शन के बारे में, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हमारा ये जो लेक्चर 2 है बेस्ड रहेगा 3 टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस के बारे में। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस रिलेटेड इन थर्मोडायनेमिक्स, और इन थर्मोडायनेमिक्स आर देयर, कितना सारा प्रोसेस है। हाँ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हीट। ठीक है, थर्ड जो बात करने वाले हैं वो है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या क्या चीज रहेगा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हीट रहेगा एंड इंटरनल एनर्जी रहेगा। सो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जनरली अगर हम देखने जाएं, ये हीट एंड वर्क का ही कहानी है। आपको हर कहीं ना कहीं ना जगह में हीट एंड वर्क मिलेगा ही मिलेगा। सो ये जो हीट कैसे सिस्टम में आता है और सिस्टम से कैसे जाता है। अगर सिस्टम अगर हीट ले रहा है तो सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क डन हो रहा है ऑन दी सिस्टम में। अगर वो हीट रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, सिस्टम क्या कर रहा है? हीट छोड़ रहा है। मतलब क्या हुआ है? वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। किसमें हो रहा है? ऑन दी सराउंडिंग में हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या हो जा रहा है? कहीं ना कहीं रिलेशन इस्टेब्लिश करता है सिस्टम एंड सराउंडिंग को लेके, और वो इस्टेब्लिश कौन करता है? हीट करता है। ठीक है, तो जनरली हीट अगर जा रहा है सिस्टम में तो कुछ ना कुछ वर्क डन होने वाला है। ठीक है, ऑन दी सिस्टम में होगा, या फिर अगर हीट रिलीज कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट प्रोसेस देख लेंगे। मैंने स्टेट बताया था, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक स्टेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंडीशन है। ठीक है, और एक बार बता दूं, एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये ब्लॉक मैंने लिया, ब्लॉक ए। ठीक है, ये ब्लॉक ए का एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। एक कंडीशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में इसका जो जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है वो फिक्स्ड वैल्यूज है। दैट इज कॉल्ड स्टेट 1। जब वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो वो अंडर प्रोसेस में जा रहा है, अंडर सम प्रोसेस में जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या क्या थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो मतलब क्या है? सेम और कांस्टेंट। ठीक है, सेम या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होने वाला है इस प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होने वाला है थर्मल मींस टेम्परेचर। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है? डेल टी इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। डेल टी 0 मीन्स हम लोगों का टेम्परेचर क्या होने वाला है? कांस्टेंट। देयर इज अ नो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। द प्रोसेस इन विच there is a no increase or there is a no change in the temperature, that process is called as isothermal। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग देखेंगे। आइसोथर्मल मतलब क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी चेंज। ठीक है, एक प्रोसेस में जो थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज होना, या फिर प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देन सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे आइसोबारिक। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इस वर्ड से। आइसो मीन्स सेम, कांस्टेंट मैंने बताया। बारिक मीन्स, बार किसका यूनिट है? प्रेशर का है। बार इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर और नॉट। सो हम लोग के यहाँ पे क्या कांस्टेंट होने वाला है? पता चल रहा है डेल पी मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है? प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। ड्यूरिंग अ प्रेशर मीन्स व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आइसोकोरिक। ठीक है, आइसो मतलब क्या हो जाएगा? सेम। कोरिक मीन्स, कोर मीन्स किससे रिलेटेड होता है? वॉल्यूम से। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होने वाला है? पता चला? बोलो। यस, वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है। डेल वी मीन्स चेंज इन द वॉल्यूम विल बी अ 0।
ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होने वाला है, टेम्परेचर, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होने वाला है, प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होने वाला है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। देन एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होने वाला है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम मींस Q का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, ना ही हीट सप्लाई हो रहा है ना ही हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये सिस्टम, ठीक है, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग मींस इसमें क्या हो जाएगा, डेल Q और dQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ मींस देयर इज अ स्मॉल चेंज, ठीक है। D हम लोग क्या करते हैं, जब स्मॉल चेंज होता है तो द चेंज इन द हीट मींस Q मींस क्या होता है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम। एडियाबैटिक में क्या होगा, अगर हमें पूरा इंसुलेटेड कर दे रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, पूरा इंसुलेटेड कर दे रहा, कवरिंग ही इंसुलेटेड मींस हीट सप्लाई नहीं हो रहा है टू द सिस्टम है, हीट रिलीज नहीं हो रहा है बाय द सिस्टम है, तो डेल Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल U क्या है, इंटरनल एनर्जी। मैं आपको बताऊंगा इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U में और E में, कोई कोई बुक में E भी लिखा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, U एंड E। तो डेल U इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि हीट सप्लाई तो सिस्टम तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन क्या करेगा, हीट सब जब सप्लाई ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, नो वर्क डन, तो डेल U क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा इस केस में, डेल U और डेल E इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक अभी आपको पता चला आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड इस आइसोकोरिक में भी क्या होगा, इस आइसोथर्मल में क्या होगा, यहां पे भी जो डेल U का वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ना, जब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट सप्लाई ही नहीं हुआ है। हम लोगों का हीट जब सप्लाई होता है ये क्या कॉज करता है, इट कॉज द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर में चेंज लेकर आता है। अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा टू द सिस्टम में, तो हीट सप्लाई करूंगा टू द सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हीट वो रिलीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इस सिस्टम का टेम्परेचर कम रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। जब कमेगा मतलब क्या होगा, हम लोग को ठंडा लगेगा, कूल फीलिंग होगा। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हॉटनेस आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हॉटनेस, कोल्डनेस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं नहीं, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। जब एवापोरेट होगा हीट वो हम लोग को जो छोड़ेगा, रिलीज करेगा, तो टेम्परेचर फॉल्स होते हैं, टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होने से मतलब क्या होगा, सिस्टम कूल होता है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, डेल U इज इक्वल टू 0। ये जो आइडियोबैटिक प्रोसेस है ये कौन सा सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों आइसोलेटेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हीट का एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जनरली आइडियोबैटिक प्रोसेस इज एप्लीकेबल इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, वो आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट और भी कुछ प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम लोग देख लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होने वाला है, साइक्लिक मतलब क्या, जहां से स्टार्ट होना वहीं पर ही एंड हो जाना, घूम फिर के वहीं पर रह जाता है ना। वाटर साइकिल बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, आप पढ़ते आए होंगे हर वक्त 6, 7, 8, 9। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जहां से स्टार्ट होना वहीं पर एंड होना। साइकिल मतलब क्या हो जाएगा, व्हील जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक स्टेट है, एक मैटर का एक स्टेट है ए, हो गया अनदर चेंज में, फिर वो सी में गया, फिर डी में आया, अगेन यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है ना, हम लोग का क्या हो रहा है, ए से बी स्टेट में गया, बी से और एक स्टेट में गया सी, फिर डी, देन अगेन वहां पे ए में आ रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस, series of changes or a path of changes where initial and final points are identical। मतलब क्या हुआ,
जहां से स्टार्ट होगा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा. सो इस केस में क्या होगा, अंडर साइक्लिक प्रोसेस यू रिमेंबर दैट डेल ई मीन्स इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0. ठीक है, डेल एच, एच है एंथैल्पी इज ऑल्सो 0. इसमें क्या होने वाला है साइक्लिक फंक्शन, साइक्लिक में डेल ई मीन्स इंटरनल एनर्जी. ठीक है, डेल यू भी कहीं कहीं लिखा होता है डेल ई, बट डेल यू इज इक्वल टू 0 एंड डेल एच, एच क्या है एंथैल्पी. ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, एंथैल्पी का मीनिंग हम लोग समझेंगे. तो डेल एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, डेल ई इक्वल टू 0, डेल एच इज इक्वल टू 0. ठीक है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी दोनों 0 हो जाएगा. क्यों, रीजन क्या है मेरे को बताओ. इन द प्रीवियस लेक्चर वीडियो मैंने बताया है दिस टू आर द स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन मतलब क्या, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं. ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली फाइनल एंड इनिशियल. पाथ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पाथ. ठीक है, सो दिस टू आर स्टेट वेरिएबल्स. क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पाथ. सो डेल ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, डेल एच का वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, सॉरी यहाँ पर डेल क्यों लिखेंगे अभी. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्या 0 नहीं आएगा. साइक्लिक प्रोसेस में क्या 0 नहीं आएगा, जरा सोचो, गेस करो. 2 चीज, हीट एंड वर्क. अगर हीट सप्लाई हो रहा है टू द सिस्टम में, काम कर रहा है, तो समथिंग हम लोग हीट दिए है ना, तो हीट हम लोगों का कुछ वर्क डन कराएगा, तो उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा. यहाँ पे जनरली लगा देखा था, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0. वर्क डन का वैल्यू 0 नहीं होगा, बिकॉज वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन. ये डिपेंड करता है अपन द पाथ. ठीक है, वो कौन कौन सा पाथ देके, ए में से बी आया, बी से सी आया, देन सी से डी आया एंड डी से ए आया. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे. कैसे वर्क डन निकालेंगे, जनरली दो अगर हम लोग का ग्राफ दिया होगा तो एरिया कवर अंडर द ग्राफ हम लोग का वर्क डन निकलेगा. ठीक है, तो इसमें वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा, 0 नहीं आएगा. और इसके बारे में ये वाला क्वेश्चन याद रखना है आपको. ठीक है, मैं बताऊंगा इसका वर्क डन कैसे होगा और कितना होगा. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. जब वर्क डन करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में एंथैल्पी एंड वर्क डन कवर करने की कोशिश करूंगा. तो ऑन दैट केस आई विल एक्सप्लेन हाउ द वर्क डन ऑफ दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, देन नेक्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जनरली थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रोसेस है हमको रिवर्सिबल में करना है. क्यों, क्योंकि जब हम लोग रिवर्सिबल लेते हैं, ये कौन सा स्टेट को अटेंड करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेंड करता है. इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, एक इफेक्ट में अगर एक चेंजेस में लेकर आया, एक प्रेशर में चेंज लेकर आया, टेम्परेचर में चेंज लेकर आया, किसी में चेंज लेकर आता हूं, अगर वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, वो एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, सिस्टम में अगर मैं क्या किया, इसका P1 है प्रेशर, T1 है टेम्परेचर, V1 है वॉल्यूम. ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ये मॉलिक्यूल्स लगे, मॉलिक्यूल्स लोग भी एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर करेंगे कि नहीं करेंगे, टू द वॉल ऑफ दिस पिस्टन पे करेंगे. एंड पिस्टन से मैं ये पिस्टन लगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं टू दी सिस्टम. ठीक है, एक बाहर का सराउंडिंग प्रेशर अप्लाई करेगा. तो अभी मैं जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मैं इतना स्लोली और इतना कम चेंज करूंगा, बहुत कम चेंज करूंगा. ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, मैं इतना स्लोली चेंज करूंगा ताकि ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स लोग हैं वो प्रेशर इक्विलिब्रियम कर पाए टू दी सराउंडिंग के साथ. ठीक है ना, मैं सराउंडिंग इतना स्लोली चेंज, अगर मैं सडन डिक्रीज करता हूं, मैं सडनली पिस्टन को क्या ले आऊं, यहां पे ले आऊं. ठीक है, सडन चेंज इन द प्रेशर करूंगा तो इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स लोग हैं वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में अगेन अटेन नहीं कर पाएंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर मैं बाहर से एक्सटर्नली अगर मैं सडन चेंज इन द प्रेशर करूंगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स लोग हैं, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर मैं स्लोली चेंज करूंगा तो इनके जो मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करे तो दीवार पे, वो अगेन बैलेंस कर देंगे कि नहीं कर देंगे. अगेन वो क्या करेगा, वो इतना एक्सर्ट करेगा प्रेशर कि दोनों का इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम का और सराउंडिंग का प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. समझ में आया. तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करेगा व्हेन देयर इज अ वेरी इनफाइनाइटली वेरी स्लो चेंज.
ठीक है, बहुत स्लो चेंजेस आएगा इन द स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स में मतलब प्रेशर में हो कि वॉल्यूम में हो, टेम्परेचर में हम लोग बहुत ही कम चेंजेस लेकर आएंगे, वेरी लेस चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस which is carried out infinitely very slow steps, infinitely slowly, so that जो भी चेंजेस हो रहा है, so that all the changes, ठीक है, ऑकरिंग इन डायरेक्ट प्रोसेस, ऑकरिंग इन डायरेक्ट प्रोसेस, जो भी चेंजेस हो रहा है, मैं डायरेक्टली प्रेशर चेंज करता हूं कि वॉल्यूम में चेंज करता हूं, so that all the changes occurring directly in a occurring direct process, occurring in a direct process can be reverse, और रिवर्स हो पाए। ठीक है, रिवर्स होने से क्या हो जाएगा, अगेन सिस्टम, सो सिस्टम and surrounding remains in equilibrium, system and surrounding remains in equilibrium। किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैंने बता दिया, समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। तो इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होगा, जो इन्फिनिटली इतना स्लोली होगा, सो जो भी चेंजेस होगा, जो डायरेक्टली मैं चेंज कर रहा हूं, तो वो अगेन बैलेंस कर पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल क्या होगा, मैंने जैसे बताया डायरेक्ट चेंजेस होगा, सो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। तो जितना अगर हम लोग देखा जाए, ऑल द नेचुरल प्रोसेस, जितना नेचुरल प्रोसेस है, ऑल आर द इरिवर्सिबल। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। सो ये तो रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हीट के। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है हीट को लेके। ठीक है, हीट क्या है, एक ही बात दिमाग में आ जाता है, यस इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये हीट का चर्चा यहाँ पे आया क्यों, यहाँ पे बात क्यों आया, अभी मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ। ठीक है, एक सिस्टम है एंड सराउंडिंग है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, और कोई भी चेंजेस कैसे आ सकता है। देयर आर मेनी सेवरल वेज है, बट टू कॉमन वेज आर देयर। ठीक है, अगर दोनों के बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में चेंज आने के लिए या फिर कुछ भी इंटरेक्शन के लिए बहुत सारा मेथड्स है, बट दो तो कॉमन मेथड है। फर्स्ट मेथड है हीट, सेकेंड मेथड है वर्क। अगर हीट सप्लाई कर दो टू दी सिस्टम में, तो क्या हो गया, हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हुआ या फिर कुछ वर्क डन हुआ, कर देंगे हम लोग बाय द सिस्टम और टू दी सिस्टम, तो हम लोगों का दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा या दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये दो तो बहुत ही कॉमन मेथड है जो कि हम लोग स्टडी करने वाला है, हीट एंड वर्क। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है। तो हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहला बात आता है, यस इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज। यहाँ पे हीट कैसे होगा, फ्लो करता है। ठीक है, फ्लो करेगा फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अब क्यों फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अभी मैं ब्लॉक ए लिया, ठीक है, ये ब्लॉक बी लिया। ठीक है, ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का टेम्परेचर क्या है, एक का है 25, एक का है 35। ओके, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। व्हेन दे आर कम इन कांटेक्ट, दोनों क्लोज आएंगे, दोनों पास में आएंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट स्टार्ट हो जाएगा। क्यों फ्लो ऑफ हीट स्टार्ट होगा, बिकॉज दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों का बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं है। अगर ये दोनों बॉडी का, अगर ये 35 ये 35 हो, ये पहला केस है। ठीक है, ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस में मैंने क्या कर दी, ये 30 है, ये 30 है। ठीक है, तो पहला केस में क्या होगा, हीट फ्लो होगा फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जो उस बॉडी का हायर होगा, मीन्स ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू दी कोल्ड बॉडी। ठीक है, इसका सेकेंड बात क्या हो जाएगा, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बोल सकते हैं, और हॉट बॉडी
टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। कब तक ट्रांसफर होगा, ये जो ट्रांसफर हीट होगा कब तक ट्रांसफर होगा, टिल इक्विलिब्रियम, टिल इक्विलिब्रियम, जब तक ये दोनों का बॉडी का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता, इक्वल नहीं होगा, ये फ्लोज करेंगे। सो अभी हमको पता चला हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा देयर इज अ नो फ्लो ऑफ हीट, समझ में, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा इस सेकंड वाले केस में हीट फ्लो नहीं होगा। और कब तक फ्लो होना है, जब तक दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात हम लोग थर्ड बात इसका अगर देखेंगे, ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज, कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करने वाला है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, उसको हम लोग क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू, ठीक है, क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू मीन्स कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द स्पेसिफिक हीट C, स्मॉल c, एंड कैपिटल C के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे स्मॉल c है, ये है तुम्हारा क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई विद द मास मल्टीप्लाई विद टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज योर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है, C क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी, इसमें है केजी है, एंड डेल T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इन केल्विन, ठीक है। अगर हम लोग C का निकालें, यहाँ पे देखो C का निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q M डेल T, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, C ये दोनों इंटू था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या हो सकता है, इसका क्या होता है, जूल, ठीक है, हीट का जूल होगा, मास का होता है केजी, टेम्परेचर डिफरेंस का होता है केल्विन। सो स्पेसिफिक हीट का क्या हो जाएगा, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, यह है स्पेसिफिक हीट का यूनिट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट पता चला, तो सो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या है हीट का, हीट एनर्जी का यूनिट है जूल, सबसे कॉमन यूनिट कौन क्या है, जूल, ओके। और क्या है, कैलोरी, ठीक है, दिस टू आर द वेरी कॉमन यूनिट्स। अगर फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट बात है, हीट सप्लाई हो रहा है टू दी सिस्टम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर क्यू का वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब क्या होता है, हीट इज सप्लाइड टू दी सिस्टम, हीट क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है सिस्टम में। अगर क्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट इज रिलीज फ्रॉम दी सिस्टम, हीट ने क्या हुआ है, हीट इज गिविंग आउट फ्रॉम दी सिस्टम, हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम दी सिस्टम, ये है इसका साइन कन्वेक्शन, ठीक है। देन हम लोग उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हीट का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर ही लिख लेता हूँ, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जाने से पहले हीट कैसे ट्रांसफर हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हमको पता है कितना मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है। सबसे पहला है कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन, ठीक है। तो ये दिन 3 प्रोसेस आर देयर थ्रू विच द हीट कैन ट्रांसफर, ठीक है, बिटवीन 2 बॉडीज। कंडक्शन किस में होता है, अगर बॉडीज लोग 2 बॉडी अगर हम कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं जो कि सॉलिड में, जनरली कन्वेक्शन होता है अगर 2 लिक्विड के बीच में, ठीक है। लिक्विड के बीच में मीन्स लिक्विड के थ्रू से, जब लिक्विड में अगर ट्रांसफर करना हीट तो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू से होता है, ठीक है। और रेडिएशन किसके थ्रू से होता है, एयर के थ्रू से, ठीक है। एयर में जो हम लोग का जो सन रेडिएशन आता है यूवी जनरली, ठीक है, तो यूवी किसके थ्रू से होता है, रेडिएशन के थ्रू से हीट होता है। एयर कैसे हीट होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इसमें हम लोग कोई मीडियम के रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
ठीक है। तो कंडक्शन किस में होता है? जनरली इन केस ऑफ सॉलिड, कन्वेक्शन होता है जनरली इन केस ऑफ लिक्विड, एंड रेडिएशन जनरली एयर में होता है, ठीक है। इस रेडिएशन के लिए नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। सो दिस 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर देयर फॉर द हीट। क्लियर? सो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कैरेक्टर हीट। तो हीट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेगा? जैसे कि मैंने बताया था, हीट एंड वर्क बोथ आर द पाथ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलूंगा क्या? इट इज अ पाथ फंक्शन। क्यों पाथ फंक्शन है? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान ये जो क्या पाथ फॉलो किया है, इस पे ऊपर ये डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि फाइनल पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट क्या था। तो इट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर चेंज करते हैं तो इसके वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हीट कैपेसिटी अगर लेंगे तो इसका हीट का कैपेसिटी मीन्स अगर मास को इंक्रीज करता हूँ तो हीट कैपेसिटी, होल्ड करने का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। मास को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो उसका होल्ड करने का कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हीट क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम। साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है या फिर अमाउंट ऑफ मास ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड क्या है? इफ हीट इज फ्लोड टू द सिस्टम। अगर हीट क्या कर रहा है? फ्लो करता है टू द सिस्टम में, तो क्या होगा? मैंने बताया Q का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव आता है, मीन्स Q इज ग्रेटर देन 0 आने वाला है, ठीक है। इफ हीट इज रिलीज टू द सिस्टम, ठीक है, अगर हीट इज रिलीज होता है टू द सिस्टम से, इफ हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से अगर हीट रिलीज हो रहा है तो Q का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, मीन्स Q इज लेस देन 0, ठीक है। Q इज ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब हीट अगर हम लोग सप्लाई करेंगे टू द सिस्टम में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ कन्वर्शन है, वो देख लेंगे हम लोग। कन्वर्शन में क्या क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, ओके, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। सेकेंड बात क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। थर्ड 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल और 24.2 कैलोरी, ओके। सो अगर हम लोग देखा जाएगा तो बिगर यूनिट क्या हो जा रहा है? लीटर एटमॉस्फेयर बिगर यूनिट हो जाएगा एज कंपेयर टू कैलोरी, कैलोरी से कौन सा जाएगा? जूल, जूल से हो जाएगा अर्ग, ठीक है। लीटर एटमॉस्फेयर इज द बिगर यूनिट, देन कैलोरी, देन कम्स टू जूल, देन अर्ग, ठीक है। ये नोट डाउन करके, दिस इज ऑल अबाउट द हीट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो पता चल गया होगा हीट क्या है? हीट क्या है? पाथ फंक्शन है। वर्क ऑल्सो है पाथ फंक्शन। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हीट फ्लोज टू द सिस्टम तो Q ग्रेटर देन 0 होगा। इफ इट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम तो Q लेस देन 0 होना है, मीन्स नेगेटिव होने वाला है। सो नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होगा? हम लोग इसको डिनोटेट करते हैं E में भी एंड U में भी, ठीक है, कि कोई कोई बुक में E लिखा है, कोई कोई बुक में U लिखा हुआ है, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है? ठीक है, ये एक कंसेप्ट है जो कि लीड करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, ठीक है। दैट इज क्या होगा? हम लोग क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा इन द लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे उसको लेके। देन आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होगा? सपोज एक सिस्टम है, ये सिस्टम किससे कंसिस्ट है? इसके खुद के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं? ये कुछ एवरी सिस्टम कंसिस्ट सम मैटर ऑन इट और नॉट, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स लोग हैं तो ये दोनों एटम्स के बीच में बहुत सारा एनर्जी पॉजेस करता है, मीन्स टोटल एनर्जी
दैट इज रिसाइड विद इन द सिस्टम। ठीक है, अगर मैं बहुत बात बोलूं तो टोटल एनर्जी रिसाइड्स विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या हुआ, इन जनरल अगर मैं बोलूं सम ऑफ ऑल द काइंड ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, टोटल निकालने जाऊंगा तो ये दो जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी समझते हैं क्या क्या एनर्जी हो सकता है। ये खुद के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स लोग, एटम्स लोग, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं कि प्रोटॉन्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, खुद के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इट विल क्रिएट ए रोटेशनल एनर्जी। अभी ये दोनों के बीच में बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन सा एनर्जी प्रेजेंट है, बॉन्ड एनर्जी भी प्रेजेंट है। अभी ये लोग क्या करेंगे, अगर वो दोनों के बीच में तो मूवमेंट है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट है कि नहीं, ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो कौन सा एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, अब ये लोग जब कोलाइड करेंगे तो भी ये लोग अपना क्या होगा, अपना एनर्जी गेन कर रहे हैं ड्यू टू द कुछ मॉलिक्यूल स्टैटिक होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, और क्या है, क्वांटम एनर्जी भी बहुत सारा प्रेजेंट, मीन्स यहाँ पे बहुत काइंड ऑफ क्वांटम एनर्जी भी प्रेजेंट है। सो अगर हम लोग देखा जाएगा U क्या है, E क्या है, टोटल एनर्जी दैट इज प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। ठीक है, हम लोग को एक्सटर्नली एनर्जी कुछ नहीं दी है, सिस्टम में जितना एनर्जी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। तो इतना एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं। अभी तो बहुत सारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी आ गया ना, अगर ये दोनों को मॉलिक्यूल्स में देखने जाएंगे, क्वांटम एनर्जी है, अभी रोटेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये लोग क्या मॉलिक्यूल्स लोग अपने और वाइब्रेट भी कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी है। तो मीन्स सारा एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी। सो अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्या हो जाएगा, ई टोटल इज इक्वल टू ई रोटेशनल एनर्जी प्लस ई वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशनल का वजह से होता है वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ई कौन सा एनर्जी आ जाएगा, बॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है, ई अगर इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी है मींस मोशन के वजह से है, तो क्या हो जाएगा, मोशन की वजह से कुछ एनर्जी है, प्लस हम लोग क्या हो जाएगा, क्वांटम्स के वजह से है। ठीक है, क्वांटम एनर्जी मीन्स ऐसे डॉट डॉट अगर करने जाएंगे तो ये खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो मीन्स दिस इज सम ऑफ ऑल द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सो हम लोग क्या बोला, अगर बोला जाएगा वी कैन नॉट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the exact value, it is impossible to determine the exact value of E। E का हम लोग इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये एक स्टेट था, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है, दूसरे सिस्टम में जा रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डेल ई इज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव हुआ ना। सो ये है फर्स्ट लॉ, जो कि हम लोग और भी बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल एनर्जी, मीन्स इंटरनल के बारे में था कि सम टोटल ऑफ ऑल द काइंड ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इन जनरल अगर बोला जाए तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी possessed by the molecules of the system, that is called the internal energy. So we cannot calculate or we cannot determine the exact value of E, but we can calculate the change in the internal energy. Okay, for any reaction, ठीक है, for any reaction change in the internal energy कितना हो जाएगा, del E is equal to change of the internal energy of the product
माइनस चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये एप्लीकेबल है ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस के लिए, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स का हो सकता है, ठीक है। डेल ई नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट अगर रिलीज हो रहा है तो डेल ई क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल ई पॉजिटिव कब होगा, व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अगर फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल ई इज इक्वल टू पॉजिटिव, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, एज आई टोल्ड यू इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनल और इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, द पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, किसको क्या पाथ फॉलो किया उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर। अगर साइज चेंज करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर एक कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ प्रोसेस जब बता रहा था, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल यू का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। डेल ई का वैल्यू और डेल यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देयर इज अ नो चेंज फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। अगर फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ओके। सो होप सो आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स के बीच में और स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड, स्टडी।